मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को अगर असाधारण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये उपचुनाव प्रदेश के भविष्य और यहाँ की सियासत के लिए ऐतिहासिक है। इन उपचुनावों को अगर चेहरों का उपचुनाव कहा जाए तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, जहाँ चुनावी रण में वक्त के साथ मुद्दे कहीं गुम होते गए। दल बदल के चलते मध्य प्रदेश में मार्च में कांग्रेस की सरकार गिरी। उस वक्त लग रहा था कि दल बदल ही प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन सियासत के रंग अजब है। यहाँ नैतिकता, विश्वसनीयता और शुचिता की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। प्रदेश को उपचुनाव की भट्टी की आंच क्यों झेलनी पड़ी, ये किसी से छिपा नहीं है। इस चुनाव में पूरे मन से कीचड़ उछाला गया। इस रेस में कोई भी राजनीतिक दल किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। सब में होड़ थी एक दूसरे से आगे निकलने की। सियासत तो इस कीचड़ में रंगीन नजर आई, लेकिन बरसों से स्थापित लोकतंत्र के मापदंड औंधे मुंह ध्वस्त होते दिखाई दिए। 28 सीटों के इस महासमर में शुरू में लग रहा था कि विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ये चुनाव उन चेहरों के बीच होगा और साथ में मुद्दों पर होगा महासंग्राम। गद्दार, बेईमान और बिकाऊ टिकाऊ जैसे जुमलों से कांग्रेस ने अपने कैंपेन की शुरुआत की। सियासी फिजा के साथ ही चुनावी रैलियों और सभाओं में भी इसकी गूंज सुनाई दी। देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। जहाँ तक बात सावेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आज भी जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को याद करती है। और आज कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम बिक गए। अरे तुम्हारी क्या औकात है हमें खरीदने की? हम तो दिल के राजा हैं, प्यार से पिघल जाएंगे कितनी दौलत करवा। रामगढ़ के युवराज आते जिन्होंने जामनगर में हंगामा करवाया, यादव समाज की एफआईआर नहीं हुई थी, और जब बमोरी में आते तो कहते हैं मैं तो यादवों का नेता हूं। अरे यादवों के नेता हो तो जामनगर में कहां गए थे यादव लोग? 40,000 वोट है रामगढ़ विधानसभा में। लेकिन जैसे जैसे चुनावी भट्टी की तपिश बढ़ी, उपचुनाव की ये लड़ाई व्यक्ति केंद्रित होती गई और मुद्दों ने जैसे अपना वजूद खो ही दिया। प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए हो रहे इन चुनावों में चेहरों की भीड़ से अंत में दो चेहरे उभर कर सामने आए, जिनके चेहरों पर चुनाव का पूरा दारोमदार दिखने लगा। ये करिश्माई चेहरे रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मुद्दों से दूर होते होते ये चुनाव अंत में चेहरों की लड़ाई में उलझ गया। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, सियासत के इन सिकंदरों की साख इन चुनाव में दांव पर लगी है। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि सियासी महाभारत का युधिष्ठिर कौन बना। यह भी तय हो जाएगा कि जनता ने सत्ता का रेड कारपेट किसके लिए बिछाया है। चुनाव प्रचार में राजनीति के सूरमा पूरे जोर शोर से सियासी पिच पर बयानों के बाउंसर फेंकते दिखे। हमलों, आरोपों की बौछार देखने को मिली। रोड शो हुए, बड़ी बड़ी सभाएं और रैलियां भी हुईं। प्रचार के आखिरी दौर में गांव, गरीब, किसान, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी सवाल सिर्फ रस्म अदायगी तक सिमट गए। असली सुर्खियां आइटम भूखा नंगा, उद्योगपति, मारीच, कंस, शकुनी, मामू जैसे बयानों ने बटोरी। अंतिम चरण में बदजुबानी प्रचार का स्थायी भाव बन गई और इस कंपटीशन में कोई किसी से पीछे नहीं रहा। बस मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली परवार पलटवार का लंबा दौर जरूर देखने को मिला। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वाशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते। शिवराज सिंह जी ने एक तंज कसा है भोपाल में कि कमलनाथ जी दुनिया भर के डिटर्जेंट यूज कर लें तब भी उनके दाग नहीं धुल पाएंगे। अब उनको तो वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। प्रदेश में हो रहे चुनाव कई मायनों में असाधारण कहे जा सकते हैं।
पहला ये कि इतनी सीटों पर शायद ही किसी प्रदेश में कभी एक साथ उपचुनाव हुए होंगे। ये हालात इसलिए बने क्योंकि मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थक विधायक मंत्रियों ने बगावत कर दी, जिसके चलते प्रदेश की 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके बाद सभी ने सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेता हूं कि मैं सीधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस छोड़ने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद 3 और विधायकों ने हाथ को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं 3 विधायकों के निधन से 3 सीटें खाली हो गईं और 28 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी। जिस प्रकार इन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया, हमारे प्रजातंत्र को धन तंत्र बना दिया। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं प्रावधान रखा था कि बिकाऊ राजनीति हो जाएगी, सौदे की राजनीति हो जाएगी, इसका तो प्रावधान नहीं, तो उपचुनाव तो है। तो लोगों का ये उपचुनाव का अर्थ हमें समझाना है। ये क्यों है उपचुनाव? हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, पर ये किस चीज़ का उत्सव हम मनाएंगे? सौदेबाजी का? हम किस चीज़ का उत्सव मनाएंगे? बिकाऊ का? दूसरा ये कि उपचुनाव की जंग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान हो गई। कमलनाथ सरकार को गिराने के मुख्य किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार के आखिर में मुख्य लड़ाई से बाहर जैसे हो गए। हालांकि उन्होंने किसी रेस, किसी पद के लिए राजनीति में आने से साफ इनकार किया। ये मेरी मन की भावना है। मैंने कभी भी, ना मेरे पूज्य पिताजी ने, ना मेरी दादी ने कभी भी कुछ किया पद के लिए, नेम प्लेट के लिए, लाल बत्ती के लिए। आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं तो शिवराज सिंह जी, मैं नहीं हूँ। मेरी दादी ने जब टीपी मिश्रा जी की सरकार हटाई थी तो वो नहीं बनी थी, गोविंद नारायण सिंह जी सीएम बने थे। तो ये सिंधिया परिवार की परंपरा सदैव है, स्वतः के लिए कभी नहीं, लेकिन लोगों के लिए, उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए सत्य का साथ देना। और जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, उसमें मुझे विश्वास है। और जहाँ तक जो लोग, ये कांग्रेस के लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, इतना कहना चाहता हूँ कि उड़ने दो मिट्टियाँ, कहाँ तक उड़ेंगी, जब हवाएं साथ छोड़ देंगी तो जमीन पर ही गिरेंगी। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ के दावे और बीजेपी के धोखा देने के आरोपों ने खूब सुर्खियां बटोरी। सभाओं, रैलियों में किसान का नाम तो कई बार गूंजा। मुद्दे के रूप में उनकी बात भी हुई। मैंने शुरुआत करी कर्जा माफ की। आपका कर्जा माफ हुआ, किसानों में जौरा का कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं कि जौरा में किसानों का कर्जा माफ हुआ, पर 7 महीने शिवराज सिंह बोलते रहे, आप सुनते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। अरे जी, 15 दिन पहले आपने खुद विधानसभा की पटल पर कहा, सदन में कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पहला किस्त शुरू था, जौरा में तो बहुतों का हो गया, लगभग सबका हो गया। दूसरा किस्त भी खत्म होने वाला था। तीसरा किस्त में मैंने कहा था मैं हर किसान का कर्जा माफ करूंगा 2 लाख रुपए तक का, और जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये केवल डिफॉल्टर के वादे किए, वचन दिए, 2 लाख तक के सब किसानों के कर्जा माफ। और कितने दिन में? 10 दिन में। आज रायसेन की महती सभा में मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के सब किसानों के कर्जे माफ हो गए क्या? अरे जोर से बताओ, हो गए क्या? झूठ की भी हद होती है, कई जगह फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए। और नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। आज तक किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं हुआ, और जो सरकार
माधव महाराज के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी करेगा, उस सरकार को सड़क पे लाने का काम सिंधिया परिवार का मुखिया करेगा। 3 तरह के अलग बयान आते हैं। एक बयान माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आता है जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ हुआ है। एक बयान कृषि मंत्री कमल पटेल जी की तरफ से आता है जहां पर वो कहते हैं कि हमने ये कभी कहा ही नहीं कि कांग्रेस ने ऋण माफ़ी नहीं करी है। एक बयान जो है लिखित में जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ उसमें लिखित में जवाब आता है कि हाँ ऋण माफ़ी हुई है और 26 चरणबद्ध तरीके से हुई है। 26 लाख से अधिक किसानों का लगभग 11,600 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया गया है। तो और अब जो है एक और जिम्मेदार मंत्री सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ऋण माफ़ी नहीं हुई। कर्ज माफी की तो खूब बात हुई, लेकिन किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी, ये किसी ने नहीं पूछा। युवा बेरोजगार क्यों हैं, रोजगार के लिए आगे क्या विजन होगा, किसी ने नहीं बताया। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी सियासत थोड़ी बहुत हो हल्ले के बीच खामोशी दिखाई दी। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में विकास की रफ्तार धीमी क्यों है, ये सवाल मतदाताओं के मन में हुक की तरह उठा जरूर, लेकिन सियासी दांव पेचों के बीच सवाल ही रह गया। कांग्रेस ने उपचुनाव को गद्दार बनाम खुद्दार की लड़ाई बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, तो बीजेपी सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने को खुद्दारी की लड़ाई दिखाने की कोशिश करती रही। गद्दारी और खुद्दारी की इस लड़ाई में सियासत तो खूब चमकी, पर हाशिए पर खड़ी आम जनता उम्मीदों के दिए जलाए चमकते विकास की राह देखती रही। शिवराज सिंह जी, आपने तो हमारे किसान की पीड़ा नहीं देखी, उसका दुख आप देख नहीं पाए, आपकी आंखें नहीं चलती थी। हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान, इसकी चिल्लाहट आप सुन नहीं सकते थे, कान नहीं चलते थे, आंख नहीं चलती थी, पर मुंह बहुत चलता था। हमेशा जहां जाओ घोषणाएं कर देते थे, और यही चित्र आपके सामने है। इतनी बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की, हमारे किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। विकास ना होने के कारण, वादे पूरे ना होने के कारण अगर किसी ने सरकार तोड़ दी तो वो बिकाऊ हो गए। मंत्री को बिकने की क्या जरूरत है, कोई बताए? 6 मंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया है, उनको क्या चाहिए? वो तो मंत्री पद पर बैठे थे, उनको अपने कैरियर से खिलवाड़ करने का कौन सा शौक था? लेकिन जब लगा कि मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं, कोई सुनता ही नहीं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं, चलो चलो टाइम नहीं है, उनने देखा कि ना तो वादे पूरे हो रहे हैं, ना वचन पूरे हो रहे हैं, जनता दबाव बना रही है और उनने आपकी सरकार गिरा दी, तो आप उनको बिकाऊ कहने लगे। आपने पूरा प्रदेश बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप बिकाऊ नहीं हो, आप दूसरों पे आरोप लगाते हो, और टिकाऊ तो आप निकले ही नहीं। जो अपनी सरकार नहीं संभाल पाया, काय का टिकाऊ? शिवराज और उनकी टीम ने वचनों को लेकर कमलनाथ और उनकी सरकार की जमकर घेराबंदी की, तो कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को मंच पर आकर बहस करने की चुनौती दी। शिवराज ने उसे स्वीकार भी किया, लेकिन ये बहस चुनावी चकल्लत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। हर बात में झूठ, यहाँ से कहेंगे मैं इसकी घोषणा करता हूं, 15,000 घोषणाएं तो शिवराज जी आपने करी है। देखिएगा आएंगे, अपने जेब में नारियल लाएंगे, घोषणा करेंगे, नारियल फोड़ेंगे। आजकल तो दोनों जेबों में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ लेते हैं। वो एक बात लेके बैठ जाते हैं कि शिवराज जी झूठ बोलते, नारियल लेके चलते। अरे हम विकास के काम लगातार कर रहे हैं, इसलिए लोकार्पण अभी भी हम करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, विकास थोड़ी रुकने देंगे। इस चुनाव में रामशिला पूजन हुए, रथ यात्राएं भी निकली, तो हाथरस कांड की गूंज भी खूब सुनाई दी। चीन से खतरा, राष्ट्रवाद, सभी का तड़का लगा, लेकिन जुमलेबाजी के बीच असल मुद्दे हाशिए पर ही रहे। प्रशस्त किया है भारत में, शिलान्यास किया है 130 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर। उस देश में और उस पार्टी में नारा लगता है, अरे दम से बोलो, बोलो, बोलो। और कांग्रेस में नारा लगता है जय जय कमलनाथ। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान समझे,
उस व्यक्ति की अहंकार को आगामी 3 तारीख को चूर चूर करके हमको छोड़ना है मेरे भाइयों और बहनों। इसमें मेरी राजनीति नहीं है, ये मेरी भावनाओं का विषय है। अगर मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, मैं चाहता था अपने क्षेत्र में एक ऐसा, मेरे ज़िले में एक ऐसा मंदिर बने जो पूरे मध्य प्रदेश के लोग उसे देखने आए, उस मंदिर में आए। गौशाला का मेरा विश्वास था, तो गौशाला जितने मध्य प्रदेश में बनी मेरे कार्यकाल में, पूरे देश भर में नहीं बनी। और अगर गौशाला बनी तो सबके सामने है, और गौशाला का काम चल रहा है, शुरू हुआ, सबके सामने है। मुझे लोगों को समझाने की कोई बात नहीं है। उपचुनाव में नालायक से शुरू हुई बदजुबानी एक्सप्रेस, इस रेल ने नंगे भूखे वाले बयान से रफ्तार पकड़ी और आइटम की एंट्री के साथ ही पटरी से उतर गई। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह घर के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। कांग्रेस के इन बयानों ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया, जिसके सहारे बीजेपी ने इस पूरे उपचुनाव को गरीब बनाम अमीर, किसान बनाम उद्योगपति का रंग दे दिया। इन बयानों के बाद कमलनाथ और कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए और शिवराज का उपचुनाव की सियासत में दिल खोलकर घायल हुआ, तो कमलनाथ पर बेलगाम बयानबाजी भी हुई। कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है, बारे उद्योगपति। हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहाँ गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए मेरी महिलाओं को कन्यादान योजना दिलवाता है। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 के साथ किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4000 रुपए का दिलवाता है। वो क्या जाने कमलनाथ जी उद्योगपति है, तो वो बंगाली आदमी है। वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो हम क्या कर सकते। अनुसूचित जाति गरीब महिला ही वो माता बहन भाई हुए, अपनी समझ की कोई जाति की और अपनी है, पर वो तो बढ़िया भी डबराई मैंने की जमनी तरह को होते हम माता को तो इनसे लाशा धर के जाती बदजुबानी और बयानों की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कमलनाथ और शिवराज ही चेहरा बन गए। कमलनाथ जहां अकेले मोर्चा संभालते दिखे, वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पूरी बीजेपी एक सेना की तरह जंग के मैदान में कूद गई और कांग्रेस पर शुरू हो गए चौतरफा हमले। जिन्हें प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, क्या वो विकाऊ नहीं है? जिन्होंने एक एक करके सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, उनको आप क्या कहेंगे? क्या वो सत्यानाशी नहीं है? वल्लभ भवन में विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाते थे, लेकिन कोई दलाल आ गया वो बैठता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया वो बैठता था, चीज़ें मैनेज होती थी। चारों तरफ हल्ला था कि ट्रांसफ़र करवाना है तो कितने पैसे, दलाल घूमते थे, दलाल। और कई नाम ऐसे हैं जो अगल बगल में बैठते थे, दुनिया जानती थी कि उनके पास चले जाओ, काम हो जाएगा। मंत्री की हैसियत नहीं थी, हैसियत उनकी थी जो लेते थे और देते थे। शर्मा 1 साल के सांसद हैं, आप 40 साल के सांसद हैं, आप देश के बड़े उद्योगपति, यही तो घमंड है, आपका गुरूर है। अरे बीडी शर्मा जी 1 साल के सांसद हैं, तो 1 साल का सांसद पूछ रहा है तुमसे, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने जो घोटाले किए, मैंने तो नाम सहित बताया, आप जवाब दीजिए ना, गुमराह मत करिए जनता को। मध्य प्रदेश की जनता 15 महीनों का हिसाब चाहती है, जो वल्लभ भवन में बैठ करके आप हिसाब किताब करते रहे, उसका जवाब जनता मांग रही है।
तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे छिप जाता है और चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक भैया सीएम बन जाता है तो दूसरा भैया सुपर सीएम बन जाता है। एक उद्योग 15 महीने में नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया, लेकिन नया उद्योग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने स्थापित कर दी। उस उद्योग का नाम है ट्रांसफरॉल। कमलनाथ और शिवराज को दोनों ओर से महिमा मंडित करने की लड़ाई चली। इसमें इन नेताओं ने खुद भी आहुति दी। दोनों तरफ से टॉप लीडरशिप पर कमीशनखोरी के आरोप लगे और जमकर बयानबाजी हुई। दलालों का अड्डा बनाया ये कमलनाथ थे जिनने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक करने का महापाप मध्य प्रदेश की धरती में किया है इन कमलनाथ ने। रोज पैसे समेटना, अधिकांश खुद ले जाना और थोड़े बहुत बांट देना। कहते मैं मिस्टर क्लीन हूं। नारायण सिंह जी बैठे दिल्ली में, मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। अपनी बात नहीं कर रहे, ये आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते, इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई। क्योंकि 15 महीने 12 महीने में लगा था नक्शा बनाने में। उसके बाद ये जानते थे अब अगले महीने इनके खुलासे होने वाले हैं। चेहरों की इस लड़ाई में कांग्रेस और कमलनाथ शुरुआती दौर में लीड लेते दिखे, लेकिन कांग्रेस के सेल्फ गोल ने अंतिम कुछ दिनों में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को बढ़त लेने का मौका दिया। कांग्रेस की लूज बॉल्स पर शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कांग्रेस ने भी खूब चौके छक्के लगाए। चुनाव प्रचार तक टाई लग रहे इस मैच में वोटिंग सुपर ओवर की तरह है। इसी सुपर ओवर में कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले के विजेता का पता चलेगा, जिसका फैसला 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता करेगी। तो बस दिल थाम कर इंतजार कीजिए 10 नवंबर का, जब इस मुकाबले के विनर का ऐलान होगा और पता चलेगा कि चेहरों के चुनाव में जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया है, किसके साथ चलने का फैसला किया है।